मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के राजा तालाब के निकट बभनियाव गांव में प्राप्त शिवलिंग के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि ये जो शुभ कार्य रहा महादेव ने आपके हाथों से करवाया, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव, बात आगे करने से पहले मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, उत्खनन का जो कार्य चल रहा था उसमें गुरुदेव का अहम योगदान था। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गुरुदेव से बेहतर इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कोई बेहतर इंसान नहीं हो सकता। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उस शिवलिंग की बनावट और प्राचीनता पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। धन्यवाद रुपेश जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो है एक बहुत ही पुनीत कार्य अपने हाथ में लिया है जी, और उस कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा सौभाग्य ये है कि भारतीय पुरातत्व में लगभग 30 साल से ज़्यादा हमें अनुभव प्राप्त है, जो मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और उससे बड़ा सौभाग्य ये है कि अपने अंतिम दिनों में मैंने एक शिवलिंग और एक प्राचीन मंदिर की खोज की है जी। तो आप उसको जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मेरा पहला ही पॉडकास्ट इस विषय पर, अभी तक इस विषय पर किसी ने पॉडकास्ट किया नहीं है। जी, जी। और आपने मुझे इसका अवसर दिया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाहूँगा रुपेश जी कि ये इसका रहस्य है या इसकी जो कहानी है जी, वो शुरू होती है आज से करीब 5 साल पहले। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह जी और उनकी टीम में मैं भी शामिल था। हम लोगों ने पंचकोशी परिक्रमा का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। जी, उद्देश्य ये था कि ये जो पंचकोशी परिक्रमा की विधा है, जो लोगों में बहुत धार्मिक महत्व रखती है जी, इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, इसका पुरातात्विक महत्व क्या है। हम पुरातत्व में जाकर के देखना चाहते थे कि ये जो क्षेत्र है वो पुरातत्व के क्षेत्र से कितना उपयोगी है। तो हम लोगों ने इस क्षेत्र का एक विहंगम सर्वेक्षण करने का प्लान बनाया जी, और हम उसमें बड़े सफल रहे। पंचकोशी परिक्रमा के किनारे किनारे हम लोगों ने प्राचीन पुरास्थलों को देखा, उनकी ऐतिहासिकता को जाना और बाद में इच्छा हुई कि इसमें से एक पुरास्थल की हम लोग जो है खुदाई करें और खनन कार्य करें, ताकि उससे नवीन साक्ष्य मिलें और उस साक्ष्य को हम फिर जनता के सामने पेश करें। तो इसके बाद हम लोग जो है एक स्थान के चयन में आगे बढ़े। चयन की प्रक्रिया कठिन होती है, किसी एक साइट का उत्खनन कार्य, बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में उसकी अनुमति प्राप्त करना जी, और उस अनुमति के बाद उसका एक्सकवेशन करना, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, साथ ही साथ बहुत व्यय साध्य भी है। तो उद्देश्य ये था कि कम पैसे में कैसे काम किया जाए, संसाधन भी कम हम लोगों के पास है जी, तो इसको उद्देश्य में रख करके हम लोगों ने 2 स्थानों का चयन किया। लेकिन फाइनली बभनियाव जो पुरास्थल है उसका चयन किया गया उत्खनन के लिए। जी, बभनियाव जो है लगभग मुख्यालय से मान के चलिए 20 से 25 किलोमीटर के बीच में है और ये दक्षिण दिशा में स्थित है, एक गांव है। जैसा कि नाम से विदित होता है कि ये ब्राह्मणों का गांव होगा बभनियाव जी। यद्यपि वर्तमान में जो वहाँ आबादी है उसमें भूमियार क्षत्रिय ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है। खैर, फिर हम लोगों ने वो कार्य शुरू करने का प्रयास किया और साल था 2020 का जी। फिर ये हुआ कि तिथि कौन सी रखी जाए, किस दिन उद्घाटन किया जाए। तो फिर ये हुआ कि महाशिवरात्रि का दिन बहुत शुभ होता है और हमको तिथि भी याद है, 20 फरवरी 2020 जी का दिन था। उस दिन से महाशिवरात्रि थी। तो ये तय हुआ कि हम लोग चलें और महाशिवरात्रि के दिन इसका उद्घाटन करें। हम लोग 20 फरवरी 2020 को पुरास्थल पर पहुंचे जी। पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम लोग कहाँ पर उत्खनन करें। चारों तरफ फसल लगी हुई थी, टीले को थोड़ा गांव वालों ने काट दिया था जी। कोई जगह ऐसी खाली नहीं थी जहां हम उत्खनन कार्य को प्रारंभ करते। अब किसानों की फसल काटना उचित नहीं था जी, लिहाजा हम लोगों ने खाली स्थान की तलाश शुरू की और उस तलाश में एक ऐसा स्थान मिला जो ग्राम समाज की जमीन थी, जिस पर कुर्सी का अधिकार नहीं है, वो प्राय पड़ती है और खाली रहती है। तो वहाँ पे कार्य करना, हाँ, वहाँ कार्य करने के लिए हम लोगों ने जो है अपना उसका ट्रेंच वगैरह निशान वगैरह लगाया जी और फिर वहीं उद्घाटन हुआ, पूजा पाठ हुआ और बाकी उसके बाद
ये कार्य शुरू करने का हुआ। उसी रात में बारिश हो गई। बारिश से क्या हुआ कि वो थोड़ा निचला एरिया था और उसके वजह से वहाँ पानी लग गया। दूसरे दिन जब हम लोग पहुंचे स्थल पर तो देखा कि वहाँ पानी लगा हुआ है जी। लिहाजा पानी में तो उत्खनन कार्य नहीं हो सकता। फिर ट्रेंच को हम लोगों ने आगे पीछे किया, पानी वाले क्षेत्र को छोड़ करके फिर उसको आगे करके 5 बाई 5 मीटर की ट्रेंच, जो खत्ती बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोगों ने लगाया जी। अब फिर वहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ। और जब ये प्रारंभिक उत्खनन कार्य शुरू हुआ तो शुरुआती जो कार्य होता है वो थोड़ा सा ऊपर के जो लेयर होते हैं वो काफी डिस्टर्ब होते हैं, तो वो सब साफ किया हम लोगों ने। बाद में हम लोग खुदाई करते हुए नीचे जा रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे थे वो बहुत ही निराशाजनक थे। निराशाजनक का तात्पर्य है, क्योंकि मैं एक पुरातत्वविद हूँ जी। जब हम निराशाजनक कहते हैं तो उसमें 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि आप अपने वास्तविक जहाँ पर आप खुदाई कर रहे हैं वो संदर्भ जो है वो अपने मूल स्थान पर है या कोई ऐसा स्थान है कि वहाँ कोई गड्ढा हो, कोई चीजें भरी हुई हो। तो ऐसा लगता था कि वो कोई गड्ढे वाली जगह है जहाँ पर चीजें भरी हुई है। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई विकल्प था नहीं, कहीं और हम खोद नहीं सकते थे जी। और वहाँ चीजें जो मिल रही थी वो मिक्स थी, काफी मिली जुली थी। जैसे आपने देखा होगा गांव में कि कोई गड्ढा होता है उसमें तो बाहर उसमें से चीजों को जो ला भी करके घर की टूटी फूटी चीजें हैं जी। या साफ करते हैं फिर उसमें कूड़ा फेंक देते हैं, वो कर देते हैं। तो इस पर प्राचीन काल में भी था। तो उसमें जो चीजें आ रही हैं तो उसकी भी हम लोग बहुत साइंटिफिक स्टडी कर रहे थे और ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि जो चीजें उसमें से मिल रही हैं वो किस किस कालखंड की है। तो उससे इतनी बात तो पता चली कि उसमें अर्ली मिडवल काल से लेकर के कुषाण काल की, गुप्त काल की ये मिली जुली चीजें मिल रही हैं। खैर वो भी एक विषय था कि ये चीजें कहीं न कहीं तो हैं चीजें पे, तो अब वो मिक्स रूप में आ रही हैं। फिर भी हम लोगों ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उत्खनन कार्य जारी रखा। इसके पहले मैं एक बात बता दूं, थोड़ा मैं उसको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जब हम लोग सर्वे कर रहे थे तो सर्वे में जब बभनियाव स्थल का चयन हुआ खुदाई के लिए जी। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वहां पर एक शिलालेख है जो गांव के बीचों बीच। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपने उसी जगह का चयन क्यों किया? उस त्रिपाठी जी उस जगह के चयन करने का उद्देश्य ये था कि वहाँ एक स्टोन स्लैब है जिसको हम लोग शिलालेख कहते हैं जी। और उस पर कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि में एक छोटा सा लेख है, बाकी लेख उसमें क्षतिग्रस्त है। तो उस लेख को जब पढ़ा हम लोगों ने तो उसमें ये पाया कि उसमें गांव का जो मुखिया है, ग्रामिक है जी। वो उस गांव के पूर्ण वृद्धि के लिए वहां पर जो है एक बल यष्टि अर्थात शिवलिंग की स्थापना कर रहा है जी। ये उसमें लिखा हुआ है। और उसमें देखा जाए तो बभनी गामे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ शब्द उसके टूट गए हैं, नी गामे लिखा हुआ है। तो हम लोग एक अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ये इसका प्राचीन नाम बभनी गामे रहा हो, अर्थात ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों का गाँव रहा। और वहां कोई एक शिवलिंग की स्थापना वो मुखिया उस गांव का कर रहा है। तो ये एक बड़ा प्रमुख साक्ष्य था हमारे पास। अच्छा, सर्वेक्षण के दौरान हमको कुषाण काल के, बाद के और पहले के काल की चीज हमें वहां से प्राप्त हुई। हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजनरी से पहले देख लिया था। गंगा नदी आज वर्तमान में वहां से 3 से 4 किलोमीटर दूर बह रही है जी। लेकिन उस समय जब हम लोगों ने देखा सैटेलाइट इमेजनरी से और वहां से जो चीजें प्राप्त हुई वो लगभग 1500 ईसा पूर्व की चीजें थी, अर्थात आज से 3500 साल पहले की चीजें वहां मिल रही थी जी। और तब गंगा बिल्कुल वहां समीप से बहती थी, इसका भी प्रमाण हमको मिल रहा था। तो ये तो चीजें तय थी कि 3500 साल पहले से लेकर के और बाद में अर्ली मिडवल काल तक, क्योंकि अर्ली मिडवल काल की वहां मूर्तियां बहुत सी पड़ी हुई हैं, वो सब मिली थी। तो ये उद्देश्य था हमारा कि इन चीजों को देखने के लिए हमें वहां खुदाई करनी चाहिए और उसका पूरा इतिहास पता करना चाहिए। तो फिर खुदाई की बात करते हैं। तो फिर हम लोग वो खुदाई उस ट्रेंच में करते रहे जी। और लगभग 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा जब खुदाई हम लोगों ने किया तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बीच में आया। वो ऑब्जेक्ट कुछ पत्थर का था। अच्छा। जिसका ऊपरी हिस्सा हमें दिखा। अब क्योंकि ये एक्सकेवेशन का कार्य बड़ा धीमी गति से होता है और बहुत साइंटिफिक होता है, उसको तेजी से हम कोई चीज मिलने पर उसको निकाल नहीं सकते, बहुत ही उसको बारीकी से जांच करते हुए नीचे जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब वो ऑब्जेक्ट का ऊपरी हिस्सा दिखा तो हम लोगों ने जो प्रिजम्पशन किया उस आधार पर यह पाया कि ये कोई स्टोन का ऑब्जेक्ट है जो नीचे है, ऊपर से कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है। फिर और थोड़ा नीचे गए खुदाई करते हुए तो हम लोगों ने पाया कि ये कोई मूर्ति है जिसके जटा है, जटा जूट। ये तो क्लियर हो गया। हाँ, ये क्लियर हो गया कि ये मूर्ति का पार्ट है और इसका जटा जूट अर्थात ऊपर का हिस्सा ये दिख रहा है। अब मूर्ति क्या है ये जब नीचे जाने पर पता चलेगा।
खैर उसके बाद फिर हम लोग खुदाई करते रहे, नीचे गए। नीचे जाने पर पता चला कि वो एक मुखी शिवलिंग है और चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित एक मुखी शिवलिंग दिखा, जिसमें मुखाकृति थी, नाक, आंख, मुंह सब बने हुए थे। उस समय का तो वो जो दृश्य रहा होगा, उस समय का जो दृश्य था वो अब मैं क्या बताऊं। फिर यही चर्चा हो रही थी कि भाई महाशिवरात्रि के दिन उद्घाटन हुआ है तो शिव जी को तो आना ही है। और सबसे बड़ी बात ये थी रुपेश जी कि अपने पुरातत्व के पूरे लाइफ स्पैन में मेरा लगभग 40 साल का समय बीत गया जी। ये पहला अवसर था जब मुझे कहीं से मंदिर या मंदिर के अवशेष खुदाई में मिल रहे थे। तो एक पुरातत्वविद के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि महादेव की कृपा, महादेव की कृपा तो बिल्कुल 100% थी, क्योंकि वहां पर जो है अभिलेख का मिलना, अभिलेख में शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख और उस शिवलिंग पर ही हमारी ट्रेंच का लग जाना, शायद ये शिव की महती कृपा ही होगी। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि जो आप ट्रेंच लगाएं और वो भी शिवलिंग बिल्कुल गर्भगृह की तरफ बिल्कुल बीचों बीच लगा। अगर रात की बारिश न हुई होती तो वो शायद आधा हिस्सा छूट गया होता। कहीं ना कहीं तो महादेव इंगित कर रहे थे, महादेव इंगित कर रहे थे कि आप इसी स्थान पर करिए, इसीलिए शायद उन्होंने बारिश भी की और हमको यह अवसर प्रदान किया कि आप बीचों बीच आप टेंट लगाएं और हमें बिल्कुल जो है बाहर निकालें। तो ये उनकी इच्छा थी जी। तो इस रूप में वो शिवलिंग मिला। अब हम लोगों के सामने जो यक्ष प्रश्न था वो ये था कि ये शिवलिंग है तो केवल शिवलिंग है या ये किसी मंदिर में स्थापित है। अगला जो प्रश्न दिमाग में आया जी, प्रश्न ये दिमाग में आया कि ये जो शिवलिंग है, अच्छा हम लोगों को बड़ी बारीकी से चीजों को देखते हैं, बारीकी से देख करके आगे बढ़ने की आदत है जी। तो शिवलिंग और प्लस अर्घा ये दोनों चीजें तो मिल गई। अब अर्घा जो था वो अपने मूल स्थान पर है या नहीं है, इसकी जांच हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे थे। साथ ही साथ हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि ये शिवलिंग की जो स्थापना है, मूल स्थापना कब है, क्योंकि मंदिर बहुत दिनों तक रहेगा नहीं, वो ध्वस्त होगा फिर बनाया जाएगा, उसमें तमाम जो है रिकंस्ट्रक्शन के काम होंगे। तो ऊपरी जो भाग था वो बहुत बाद में फिर से वो बनाया गया था, क्योंकि हुआ ये है कि वो मंदिर 2 से 3 बार परिवर्तन हुआ उसमें। अच्छा जी, शिवलिंग अपने स्थान पर, मूल स्थान पर रहा, उसको इधर उधर नहीं हटाया गया। मंदिर को लेकर निचला मंदिर, सबसे जो प्राचीन मंदिर था वो सबसे नीचे था, जो धीरे धीरे हम जब जाएंगे वहां गए तब पता चला। बाद के कालों में जब वो भी मंदिर ध्वस्त हो गया तो उसी को फिर से रिनोवेट किया। और सबसे लास्ट में वो मंदिर जब ध्वस्त हो गया, जिसमें दीवारें नहीं दिख रही थी, तो ऊपर के लोगों को शिवलिंग केवल दिखा, तो उन्होंने क्या किया कि उस शिवलिंग को घेर करके ऊपर से चौकोर करके बाद में अर्ली मिडिवल पीरियड में एक दूसरा गर्भगृह बना दिया। तो इस प्रकार पता ये चला कि ईस्वी सन मंदिर के ऊपर मंदिर, मूल स्थान शिवलिंग का वही है, सबसे प्राचीन मंदिर। फिर वो 200-300 साल तक रहा, उसके बाद फिर वो ध्वस्त हुआ, फिर उसको रिनोवेशन हुआ, फिर वो ध्वस्त हुआ। इस तरह से परंपरा चलती रही। और ये लगभग हमको लगता है कि जो हमारे मतलब हम लोगों ने देखा 600 से 700 सालों तक ये मंदिर पूजित रहा। बाद में फिर ऐसी संभावना है कि एक दूसरा मंदिर अर्ली मिडिवल काल में वहां बना, क्योंकि बहुत सी मूर्तियां और पैनल वहां पड़े हुए हैं। यद्यपि उस मंदिर की खोज अभी हम नहीं कर पाए, अभी वो इतिहास एक रहस्य के रूप में है कि बाद में अर्ली मिडिवल काल का जो मंदिर था वो कहाँ था। हो सकता है उसके अवशेष हम न मिलें, लेकिन हो सकता है उसके नीचे की दीवारें आदि मिल जाए, जिससे हम इस बात को पुष्ट कर पाए कि बाद में भी दूसरे स्थान पर मंदिर बना होगा जी। तो उसके बाद फिर ये था कि अब ये मंदिर कब बना होगा, ये शिवलिंग की स्थापना कब हुई होगी जी। और जैसा कि लोगों के मन में आती है बात कि इसकी प्राचीनता कितनी है, ये शिवलिंग कितना पुराना है, तो हम लोगों ने दूसरा काम ये किया कि जितने भी हमारे पुरातत्व के लोग थे, कला विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से कला विशेषज्ञों को हमने उस स्थान पर हम लोग ले गए, जिसमें प्रोफेसर मालती नंदन तिवारी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके वहाँ ले गए। उन्होंने देखा, उस शिवलिंग को देखा, तो उन्होंने कहा अशोक जी ये शिवलिंग तो कुषाण काल का है, क्योंकि जो प्रारंभिक शिवलिंग है, शिवलिंग की शुरुआत कुषाण काल से होती है और जो प्रारंभिक शिवलिंग के जो प्रतिरूप हैं वो इसी तरह होते हैं। तो वो कला विशेषज्ञ के हैसियत से उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग कुषाण काल का है। दूसरी तरफ जो अभिलेख में लिपि है वो कुषाण काल की है, वो भी कुषाण काल की है। तो दोनों में बिल्कुल साम्यता थी। अब सवाल इस बात का था कि ये शिवलिंग ही कुषाण काल का है, अभिलेख कुषाण काल का है, तो ये मंदिर में स्थापित है या केवल शिवलिंग है? केवल शिवलिंग है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर नीचे खुदाई शुरू किया, और नीचे जब खुदाई हम शुरू करके गए
और जब पूरे गर्भगृह का हिस्सा देखा हमने, जी। तब ये पता चला कि ये गर्भगृह है और गर्भगृह को ऊपर से छाया गया था, मतलब उसको जो है कवर किया गया था। और कुषाण काल में सबसे पहले रूफ टाइल्स का प्रयोग शुरू होता है भारतवर्ष में। जी। उसके पहले रूफ टाइल्स नहीं नहीं मिलता। सबसे प्राचीन कुषाण काल में रूफ टाइल्स मिलता है। तो कुषाण काल के रूफ टाइल्स से वो ढका हुआ था। इसके प्रमाण, क्योंकि सतह पे तमाम रूफ टाइल्स मिले हम लोगों को कुषाण कालीन, क्योंकि वो तो ध्वस्त था, तो सारी रूफ टाइल्स सरफेस से पड़ी हुई थी। तो उससे पता चला कि इसका गर्भगृह का क्षेत्र जो है रूफ टाइल्स से कवर्ड था। बाहर प्रदक्षिणा पथ था। अच्छा। प्रदक्षिणा पथ के अवशेष मिले, और प्रदक्षिणा पथ भी इतना महत्वपूर्ण था कि प्रदक्षिणा पथ को 2 बार बनाया गया था। इसके अवशेष मिले 2 बार। 2 बार। सबसे जो प्राचीन प्रदक्षिणा पथ है, जो कुषाण काल का है, वो थोड़ा सकरा है और उसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर है जी। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि वहाँ काफी भीड़ बढ़ी, बहुत से श्रद्धालु आने लगे, लिहाजा उस प्रदक्षिणा पथ को बाद में चौड़ा किया गया। तो जो गुप्त काल में लगभग उसके 300 साल बाद उसको 2 मीटर चौड़ा किया गया और उसके बगल से दूसरी दीवार बनाई गई। कहने का मतलब ये है कि वो मंदिर इतना मतलब भव्य था, इतना प्राचीन था, इतना ज्यादा श्रद्धालु वहां आते थे कि उसको उनको प्रदक्षिणा पथ को चौड़ा करना पड़ा। तो ये जो रहस्य था, ये जो चीजें थी, ये सब उत्खनन से प्राप्त हो रही थी। उसके अलावा जो और साक्ष्य थे, जैसे कुषाण काल की ईंटों के एक साइज है। कुषाण काल की जो ईंटें हैं वो आयताकार होती हैं। बाद में गुप्त काल में चल करके वो वृत्ताकार हो जाती है। तो जो प्रारंभिक मंदिर में ईंटें लगी हुई हैं वो सब आयताकार, बाद में ऊपर चल करके उसको वृत्ताकार ईंटों को भी लगाया गया है और कुषाण काल की ईंटों को भी बाद में रीयूज किया गया है। अच्छा। ये भी है। हाँ, तो इसका जो प्रारंभिक गर्भगृह है वो जो है चौकोर है। बाद में कुषाण काल में आकर के उसके एक हिस्से को, बीच के हिस्से को वृत्ताकार कर दिया गया। ये भी उसके अवशेष मिले हैं, आपको हम फोटो में दिखा देंगे। तो ये उसकी कहानी थी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे गए। नीचे का रहस्य ये था, हमको ये जानना था कि इस मंदिर के बनने के पहले उस स्थान का क्या महत्व है जी। क्योंकि प्राय आपने देखा होगा कि मंदिर वहीं बनता है जहां मंदिर होता है। ये हमारी परंपरा में है। ऐसे जगहों में मंदिर नहीं बनाया जाता जहां पर पहले से। तो एक हमारा, हमको ये देखना था कि इसके नीचे क्या अवशेष है, नीचे कौन सी संस्कृति है, क्या है, कुषाण काल के पहले की क्या स्थिति है। अब वहां पर जगह बहुत कम थी, क्योंकि एक तो गर्भगृह का हिस्सा, प्रतिष्ठा पथ का हिस्सा, दीवार, उसके बाद उसकी बाउंड्री वाल, हमें काम करने के लिए जगह बहुत कम मिल रही थी। अच्छा, मंदिर के किसी भाग को हम ध्वस्त नहीं कर सकते, लिहाजा उसको भी ध्यान में रखना था। लिहाजा हमने एक छोटा हिस्सा जो क्या कहते हैं प्रदक्षिणा पथ था उसको काटा और काट के नीचे जगह, ये जानने के लिए कि शायद कोई क्लू मिल जाए, हम ये बता पाए कि जो मंदिर बना है यहीं से शुरू हुआ है, इसके नीचे के अवशेष मंदिर से संबंधित नहीं है। लेकिन जब नीचे हम गए तो उस मंदिर के नीचे उसके पहले के काल के हमको ईंटों की दीवारें मिली, जो कुषाण काल के पहले का काल होता है, जिसको हम लोग शुंग काल बोलते हैं, लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास का। उस काल की ईंटें वहां मिली, जो कुषाण काल की ईंटों से अलग ईंटें होती हैं। वो कुषाण काल की ईंटों की साइज जो है उससे बड़ी ईंटें होती हैं शुंग काल में। वो ईंटें लगी हुई हमें एक स्ट्रक्चर दिखा नीचे। अब ये था कि उसको कैसे जाने, क्योंकि उसको जानने के लिए हमको ऊपर से शिवलिंग और बाकी चीजों को हटाना पड़ता, तभी हम उसको देख पाते, और वो संभव नहीं था। फिर हम लोगों ने बहुत विचार किया क्या करें, और अंत में वो काम हमको वहां रोकना पड़ा। हम ये तय नहीं कर पाए कि जो नीचे के अवशेष हैं शुंग काल के, क्या वो मंदिर के ही अवशेष हैं, उत्तर कुषाण काल का मंदिर बना है, या वो अवशेष कोई अन्य प्रकार के अवशेष हैं जिसकी कहानी अभी गर्त में है, जिसमें हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। कारण क्या था कि मंदिर को हटाना, चीजों को अपने स्थान से वो हटाना, वो संभव नहीं था, वो कहीं से भी संभव नहीं था। लिहाजा वो काम वहीं पे हम लोगों ने रोक दिया और फिर बाकी क्षेत्रों में हमने काम किया, जिसकी कहानी हम आपको बताएंगे आगे। गुरुदेव, काशी की बात चल रही है जी, और काशी में जो सबसे प्राचीन लिंग की बात होती है वो कर्दमेश्वर महादेव की होती है, जो कि 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। क्या इस शिवलिंग को उससे पुराना कहना उचित होगा, और होगा तो गुरुदेव कैसे, प्रकाश डालिएगा इस पर थोड़ा। अभी तक जो स्थिति है, जो हमारे पास साक्ष्य है जी, काशी में सबसे प्राचीन मंदिरों में कर्दमेश्वर महादेव मंदिर की बात आती है, बिल्कुल सत्य है। जब तक ये साक्ष्य नहीं आया था तब तक कर्दमेश्वर महादेव सबसे प्राचीन मंदिर के रूप में हमारे सामने मौजूद थे।
कर्मदेश्वर महादेव मंदिर का यह है कि ये करदम ऋषि थे कुछ, जो मतलब लोकोक्ति और कहानियां हैं, और उनके नाम पर यहाँ कर्मदेश्वर महादेव का मंदिर बना, जो गढ़वाल कालीन है जी। और वो 11वीं 12वीं शताब्दी का है। उसमें जो शिवलिंग है, पहली बात जो शिवलिंग है वो मुखाकृति नहीं है उसमें। जी। वो उसमें मुखाकृति नहीं है और वो एक तरह से बिल्कुल केवल लिंग है, और उसकी जो बनावट है वो 11वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास का है। जी। और जो ये जिस शिवलिंग की बात हम कर रहे हैं जी। ये कुषाण काल का अर्थात ईस्वी सन के प्रारंभ का मंदिर है। जी। तो कहा जाए कि उससे भी लगभग 1000 साल पहले का ये शिवलिंग है, और क्योंकि इसमें मंदिर भी है उस काल का, अभिलेख भी है, तो इस तरह से देखा जाए तो काशी क्षेत्र का अब तक जो ज्ञात है वो सबसे प्राचीन मंदिर और शिवलिंग है जो बहुनियों से प्राप्त है। और वो शुभ कार्य आपके हाथों, वो शुभ कार्य मेरे, वो शुभ कार्य सब शिव जी की कृपा पर ही आश्रित वो है। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर रही वो है। अलग बात है कि हम उसके माध्यम बने और हमें वो अवसर प्राप्त हुआ जिसको, लेकिन यह है कि उसमें निश्चित रूप से शिव जी की कृपा है। गुरुदेव, इस शिवलिंग की चर्चा किसी पुराण में भी है? इसका कोई प्रमाण है तो अभी तक के साक्ष्य के हिसाब से हम इसको नहीं जोड़ पाए हैं किसी पुराण में, जबकि पंचकोशी परिक्रमा का उल्लेख काशी खंड में आता है। काशी खंड में काफी विस्तार से पंचकोशी परिक्रमा का उल्लेख है, और ये भी पंचकोशी परिक्रमा का जो पथ जा रहा है उससे बिल्कुल समीप है। अब उस समय तो ये नहीं था कि कोई रास्ता जो आज का बना हुआ है वो उस समय का रास्ता हो, तो हमें ऐसा लगता है कि पंचकोशी परिक्रमा के रास्ते पर ये शिवलिंग और मंदिर रहा होगा, ऐसी संभावना है मेरी। भविष्य में अगर इस शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाए तो क्या पंचकोशी यात्रा का इस शिवलिंग को हिस्सा बनाना उचित होगा? बिल्कुल या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा ये बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे प्राचीन शिवलिंग और मंदिर है जी। अब सरकार की उपेक्षा देखिए कि भारत सरकार ने इसका लाइसेंस दिया, जिस पर उत्खनन कार्य हुआ, भारत सरकार के रिकॉर्ड में मौजूद है जी। आज तक उस पर कोई भी उसके संरक्षण के लिए कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया। हालांकि हम लोगों का प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी सरकार की अपेक्षा यह है कि सरकार ऐसी जगहों को महत्व नहीं देती। हम तो शिव जी की कृपा थी, उस मंदिर की खोज किया, शिवलिंग की खोज किया, लेकिन वो सुरक्षित ज्यादा थे जब जमीन के नीचे थे। अगर उनको हमने खोद करके बाहर निकाला और अगर उसके संरक्षण की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, नहीं होता है, तो बरसात में धूप में वो तो क्षरित होगा और वो मंदिर हो सकता है कि बहुत जल्द ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो अब जहां तक पंचकोशी परिक्रमा की बात, निश्चित रूप से पंचकोशी परिक्रमा के से ये संबंधित है और उसका महत्व अपने आप में मतलब स्वतः दिखता है जी। और जहां तक बात है शिवलिंगों की और पंचकोशी परिक्रमा की, हम लोगों ने कई विद्यार्थियों को इस पर शोध कार्य कराया और आसपास के जिलों को भी हम लोगों ने सर्वेक्षण करवाया और ये पाया कि गुप्त काल में, कुषाण काल में तो बहुत ज्यादा शिवलिंग और मंदिरों की बात नहीं आती है, लेकिन गुप्त काल और ऑनवर्ड्स बनारस में शिव का महात्म्य इतना ज्यादा था कि अगर आप घूमे तो हर गांव में आपको शिवलिंग। यहाँ के लिए तो कहा जाता है कि काशी के कण में शंकर हैं। इसका प्रमाण देखा हम लोगों ने, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में एक साइट है भोरकला जो मिर्जा मुराद के पास है, वहां से सर्वेक्षण में हम लोगों को एक सीलिंग मिली और वो सीलिंग गुप्त काल की, मतलब इस कुषाण काल के बाद का काल, 200-300 साल बाद। उस सीलिंग पे लिखा हुआ है, वो एक पुष्पगृह का एक मालिक है जी। अर्थात यहाँ पे फूलों की खेती होती थी जो आज भी हो रही है, आसपास के क्षेत्र में आज भी होती थी, और वो पुष्पगृह का मालिक जो फूलों को इकट्ठा करता था जी। और इकट्ठा करके फिर तमाम मंदिरों में वो भेजा जाता था। तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रमाण है जिससे लगता है कि गुप्त काल और उसके बाद के कालों में शिव का महात्म्य बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आज भी बढ़ा हुआ है, आज भी है ही। आज तो विज्ञानव्यापी और आपके क्या कहते हैं विश्वेश्वर का बहुत ज्यादा महत्व है जी। क्योंकि अब वो चीजें सरकार को ये देखना है कि उन चीजों को कैसे और ज्यादा उसके समय में जान पाए। जी। मेरे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं जी, कहीं ना कहीं आपकी बातों को जी सरकार के यहाँ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो आपके प्रयास को सार्थक बनाएं। गुरुदेव, अगला प्रश्न ये रहेगा जी कि किसी भी शिवलिंग की प्राचीनता को लेकर के कार्बन डेटिंग का एक प्राविधान किया जाता है। कार्बन डेटिंग
की प्रामाणिकता को लेकर के जो आम जनमानस में है चर्चाएं हैं, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से हम किस तरीके से उनको संतुष्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जनमानस तो वैज्ञानिकता को महत्व देता है, जी पुरातत्वविद भी वैज्ञानिकता को महत्व जी देता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, हम उन पर डिपेंड करते हैं। जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं, उसको हम बना सकते हैं नहीं। जहां तक कार्बन डेटिंग की बात है, कार्बन डेटिंग का मतलब यह है कि जो ऐसी चीजें जो कार्बन के रूप में हो, अगर वो वहां से मिलती हैं जी और तब उसके आधार पर साइंटिफिकली हम डेट करवाते हैं वैज्ञानिकों की मदद से। उसमें एक बात यह है कि जो कोयला है, चारकोल है, वो कम से कम 25 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी में जाएगा, फिर साफ किया जाएगा, मिट्टी अलग की जाएगी, कोयला अलग किया जाएगा, उसके बाद उसके डेटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। जी उत्खनन में प्राय ये होता है कि उतनी बड़ी मात्रा में कार्बन इकट्ठा मिलना बड़ा कठिन होता है। यहाँ हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इस प्रकार के किसी कार्बन की उपलब्धता हो जिससे हम डेटिंग की तरफ जा पाए। जी लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी है, हमें इतना कार्बन नहीं मिल पाया कि हम उसको लैब में भेज पाए। इसके बाद दूसरी विधा होती है, हमारे पास कई और चरण हैं जिससे हम उनकी डेटिंग करते हैं। एक तो कंटेम्प्रेरी जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य की समीक्षा करते हैं। जैसे हम जहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास जो चीजें हैं, जो सामने मौजूद है, जो कैमरा है, जो बाकी चीजें हैं, उन सब की डेट करते हैं और आज की तारीख में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जितनी भी चीजें हैं, सामने गिलास रखा है, आपका मोबाइल रखा है, हमारे पास कलम है, आपके पास जो चीजें हैं, वो ये कालखंड में बनी है। अगर वो चीजें वहां से मिलती हैं तो उसके आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन करके उसकी डेट कर सकते हैं। तो एक ये नियम है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अब वहां जब हमको ये शिवलिंग मिला, बाकी चीजें मिली, उसका जो मूल धरातल है, मूल धरातल का मतलब यही, जैसे जिस मकान में आप बैठे हैं और जिस फर्श पे आपका पैर है, ये फर्श कभी बना होगा, तो वो फर्श किस समय बना है, अगर इसकी हम डेट कर लें तो मकान की डेट अपने आप हो जाएगी। तो उसके करेस्पॉन्डिंग लेयर्स की हम से प्राप्त सामग्री का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर निर्धारित करते हैं कि जो चीजें उसके करेस्पॉन्डिंग लेवल से मिल रही हैं वो किस कालखंड से संबंधित है। सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन किस कालखंड के हैं? अगर मिट्टी के बर्तन भी कुषाण काल से संबंधित हैं तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि चीजें कुषाण काल से। तो अगर अपने प्रॉपर लेयर में चीजें हैं और उससे प्राप्त चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि हम ये ना कह पाए कि उससे संबंधित नहीं है। यद्यप कार्बन 14 डेटिंग हमारे पास नहीं है, तो ये पक्ष है जिसका हम लोग बखूबी अध्ययन करते हैं और देखते हैं। यही बात आप एक बार बता दें आपको, गुप्त काल में जब ये शिवलिंग और मंदिर था तो इसका महत्व कितना था, इसका एक प्रमाण मैं बताऊं आपको। जब मैं ये उत्खनन कार्य कर रहा था तो उसके बगल में क्या स्थिति थी, जहां पर वो शिवलिंग है, जहां पर वो मंदिर है, उसके बगल की क्या स्थिति थी, मंदिर के बाहर क्या हो रहा था, इसको जानने के लिए हमने उसके बगल में दूसरी टेंट लगा दी। वो इसलिए कि उस लेवल में देखें कि बगल में क्या स्थिति है। हम तो केवल वो गर्भगृह और बाकी उसी क्षेत्र का अध्ययन कर पा रहे हैं। बगल की टेंट लगा के उस लेवल तक ले गए तो पता चला कि वहां चढ़ावा हो रहा है। अच्छा, वहां हमें ऐसे प्रमाण मिले, वहां हमें कम्युनिटी हट्स मिला, वहां सामुदायिक चूल्हे मिले और उन सामुदायिक चूल्हों में जो बर्तन यूज हो रहे थे वो यूज एंड थ्रो वाले थे। जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई मनौती होती है तो वहां हम मिट्टी के बर्तन वहां से खरीदते हैं, वहां आज तो कढ़ाई है, कढ़ाई का यूज कर लेते हैं, नहीं तो मिट्टी के बर्तन खरीदे, पूरी बनी, हलवा बना, ठोकवा बना, उसका सब लोग उपयोग किए और फिर वहां पर खाया और वो चीजें फिर थोड़ी दूरी पर वहीं पर फेंक के अपना चले गए। तो इस तरह की स्थिति थी। कहने का मतलब ये कि वो मंदिर इतना फेमस था कि वहां लोग चढ़ावा कर रहे हैं, मनौती पूरी हो रही है। इसके प्रमाण गुप्त काल में हमको बगल के टेंट से मिले। वो सामुदायिक चूल्हे का आपको हम फोटो दिखाएंगे। तो ये सब चीजें 2+2 कैसे होता है, इसको करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास पुरातत्व में करते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जहाँ शिव जी की महती कृपा हो वहां साक्ष्य अपने आप जोड़ते जाते हैं, उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। तो सत्यम शिवम सुंदर। जी। तो ये चीज है। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि काशी में तो बहुत सारे शिवलिंग हैं जी, इस शिवलिंग में ऐसी क्या विशेषता है जो बाकी शिवलिंग से इसको अलग बनाती है? देखिए, शिवलिंग तो हर शिवलिंग अपने आप में अनूठा है। अब किसी से तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते
क्योंकि ये प्रारंभिक शिवलिंग है जी। इसमें शिव की मुखाकृति है, इसकी बनावट बहुत रूड है। हम्म। मतलब इसमें कोई आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करे, क्योंकि शुरुआती समय है। जी। फिर भी उनकी आंख, उनकी नाक, उनका चेहरा और उनका एक रूप जो दिखता है उसमें, वो सहज ही आपको अपनी तरफ खींच लेता है। यद्यपि ये प्रारंभिक शिवलिंग है और क्योंकि अपने प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में है, मंदिर के साथ है, उसकी सारी चीजें उसके कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए अपने आप में अनूठा हो जाता है। भविष्य में ये आकर्षण का भविष्य में ये बहुत केंद्र बड़े बन आकर्षण का सकता है। केंद्र है, क्योंकि काशी के क्षेत्र में जी। शिव जी की कृपा से इतना प्राचीन शिवलिंग और मंदिर हमें मिला है। अगर इसको हम संरक्षण नहीं कर पाए तो मैं तो अपना समझता हूँ कि दुर्भाग्य मेरा तो जीवन ही समझिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें जनमानस से, सरकार से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हम कम से कम इस संस्कृति को, इस सभ्यता को बचा पाएं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम दे पाएं। मेरा दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को इस मंदिर और इस शिवलिंग के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि जिस स्थान पर यह शिवलिंग पाई गई है, उस स्थान की प्राचीनता क्या रही है? देखिए, वो बभनियाव जो पुरास्थल है जी। वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। जी। तो जब इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ तो सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न था कि आखिर ये स्थान कितना प्राचीन है। तो हम लोगों ने प्रारंभिक सर्वे कार्य किया और उसमें जो चीजें प्राप्त हुई उससे ये चीजें तो पता चल गई कि ये स्थान गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे था। जी। क्योंकि गंगा नदी कभी इसके बिल्कुल समीप से बहती थी, आज वर्तमान में गंगा नदी के 3 किलोमीटर दूर हो गई। उसके जो प्रारंभिक अवशेष हैं वो हमको दिखे, उनके पथ का भी प्रमाण दिखा, साथ ही साथ हमको जो मैप और सैटेलाइट इमेजनरी को देखा, तब इस बात का प्रूफ हुआ। अब हमें खुदाई के माध्यम से इन चीजों को प्रूफ करना था, लिहाजा पूरे टीले पर हम लोगों ने 10 ट्रेंचेज लगाई डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे मंदिर का डायरेक्शन अलग है, उससे और दक्षिण हट के और उत्तर और पूरब और पश्चिम तमाम ट्रेंचेज लगा के पूरे टीले की कहानी को उजागर करने का प्रयास था। तो हमने देखा कि जब हम उसके पश्चिम हिस्से में गए तो पश्चिमी हिस्से में हमको जो अवशेष मिले वो आज से लगभग 3500 साल पहले के अवशेष थे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, उसके प्रमाण मिले। हालांकि वो बिल्कुल रूरल सेटलमेंट था, गांव के लोग थे, शिकार करते थे, खेती भी करते थे, उसके भी प्रमाण है। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे और अस्थायी आवासों में, झोपड़ी में और बाकी कच्चे मकानों में रहते थे, इसके प्रमाण मिले। बाद में, उसके बाद के कालों में चल करके जैसे जैसे नदी ने उनको प्रभावित किया वो पीछे हटते गए, इसके भी प्रमाण मिले। हमको बालू का जमाव मिला, बाढ़ का जमाव मिला, ये सब चीजें हम लोगों ने टेस्ट किया। और बाद में चल करके जिस काल में मंदिर की स्थापना हुई तब तक वो स्थान बहुत धार्मिकता को प्राप्त हो चुका था। और विशेष रूप से बौद्ध काल में तमाम महत्वपूर्ण चीजें मिली, 600 ईसा पूर्व की चीजें बहुत व्यापक रूप में मिली। उसके बाद कुषाण काल एक ऐसा काल था, ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ, जिस समय इस स्थान का धार्मिक महत्व बढ़ गया। ये हम लोगों ने अपने उसमें पाया। जी। अगला प्रश्न मेरा रहेगा गुरुदेव की इस मंदिर को लेकर के आम जनमानस के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये स्थल बहुत प्राचीन है और मंदिर अपने आप में बहुत ही विलक्षण है जी। और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है जब हम इस प्रकार की खोज कर पाते हैं और जनमानस तक ले जा पाते हैं। अगर उसके संरक्षण को हम नहीं करा पाए या ये नहीं हो सका तो हमारे समझ से आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। दूसरी बात ये कि ये अब 40 साल का मेरा अपना इतिहास है जिसमें पुरातत्व कर रहा हूँ, हमें कभी अवसर नहीं मिला। ये 2020 का महाशिवरात्रि का दिन था कि अवसर आया, उसके बाद इतनी बड़ी उपलब्धि भी हुई, एक काशी के सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे प्राचीन शिवलिंग की खोज हुई और हम सरकार और बाकी भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की उदासीनता के कारण उस स्थान को संरक्षित नहीं कर पा रहे। तो मेरा पहला प्रयास तो ये होगा कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और जनमानस सब लोग मिलकर के इसको संरक्षित करें और उसको हम आगे की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर पाएं। जी गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहता है। नहीं। और
आपने मुझे इस योग्य समझा कि पॉडकास्ट के लिए आपने अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं, मैं तो धन्यवाद। धन्यवाद आपका देना चाहूंगा, क्योंकि आप जनमानस के लिए इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। और अगर कुछ चीजें जो हमारे पास हैं, अगर आपके जरिए कुछ जनमानस तक पहुंचे, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो, मैं तो ये समझता हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बातें जनता के सामने रख पाऊँ। बहुत बहुत एक बार पुनः गुरुदेव, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा, महादेव की कृपा ही है कि हम आप जुड़ गए और इस प्रश्न पर एक दूसरे को मतलब बताने की स्थिति में है। जी, तो हम ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। नमस्कार।